हेलो बच्चों, आज हम बायोलॉजी का क्लास 11th का वीडियो नंबर 11 जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। हमारा जीव जगत का वर्गीकरण चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, आपको पता है। और हम उसमें कवक के बारे में पढ़ा था। कवक का वर्गीकरण हम कर रहे थे, जिसमें हमने फाइकोमाइसिटीज़ जो है उसके बारे में पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ग, वो पढ़ने जा रहे हैं एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ जो है इसे हम थैली फंजाई भी कहते हैं। एस्को जो माइसिटीज़ हैं, इनका जो कवक तंतु जो होते हैं, कवक जाल जो इनका होता है, तो कवक कैसा होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो कवक तंतु जो होते हैं इनके वो पटयुक्त होते हैं और साथ ही साथ शाखित भी होते हैं। ठीक है, पटयुक्त होने के साथ साथ क्या होते हैं, शाखित भी होते हैं। और इनमें छिद्र होते हैं तथा जिनमें से होकर कोशिका द्रव्य जो होता है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में चला जाता है, लेकिन केंद्रक नहीं जाता है। ये इस प्रकार इनका कवक तंतु होते हैं। कैसा होता है, वापस रिपीट कर लेते हैं एक बार। पटयुक्त होते हैं, शाखित होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनसे कोशिका द्रव्य तो आ सकता है कोशिका से दूसरी कोशिका में, लेकिन केंद्रक नहीं जाता है। ठीक है, अगर पोषण की बात करें तो ये मृतोपजीवी होते हैं, मतलब मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और इसलिए और ये उनका जो मृत जीव होते हैं उनको ये सरल उसमें परिवर्तित करके पुनः वातावरण को उपलब्ध कराते हैं, इसलिए अपघटक भी कहलाते हैं। ये परजीवी होते हैं, यानी दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर भी रह सकते हैं पोषण के लिए। और शमल रागी भी होते हैं। शमल रागी मतलब गोबर पर उगने वाले जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं शमल रागी। तो इस प्रकार जो होते हैं, इस प्रकार जो है वो इनका पोषण जो होता है वो किस प्रकार का होता है, मृतोपजीवी पोषण, अपघटक होते हैं ये, परजीवी और शमल रागी प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं हम इसके जनन की। तो जो एस्कोमाइसिटीज़ वर्ग के जो फंजाई है, वो फंजाई जो है इनके अंदर अलैंगिक जनन जो होता है वो तो कॉनिडिया के द्वारा होता है, और जो कि किस पर लगते हैं, कॉनिडियम धर पे लगते हैं। कैसे लगते हैं कॉनिडिया, बहिर्जात यानी बाहर की ओर लगते हैं। इसके अलावा जो लैंगिक जनन इनके अंदर होता है, लैंगिक जनन के दौरान एस्कस बीजाणु बनते हैं। और इनकी जो लैंगिक प्रावस्था है वो भी 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। नंबर 1 प्लाज्मोगैमी, नंबर 2 केंद्रक संलयन और नंबर 2 अर्धसूत्री विभाजन। हम पढ़ चुके हैं कि कवक का जो लैंगिक जनन होता है वो 3 जो है स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला प्लाज्मोगैमी, जिसमें 2 कवक तंतु पास पास आ जाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाती है, प्लाज्मोगैमी। और पास पास आने के पश्चात इनके अंदर द्विकेंद्र की अवस्था होती है, मतलब एक ही तंतु के अंदर 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं, तो द्विकेंद्र की अवस्था होती है, जिसे हम एस्कोजेनस का कवच जाल जो है वो भी कहते हैं। और जो वृद्धि करके क्या अपनाता है, थैलेनुमा संरचना। ठीक है, जो क्या कहलाती है, एस्कस कहलाती है। चारों तरफ एक थैलेनुमा संरचना बन जाती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, एस्कस कह देते हैं। और एस्कस जो होता है इसके इसी कारण जो है इसे हम एस्कोकार्प जो होता है वो भी कहते हैं। और एस्कस के कुछ तंतु जो होते हैं वो इसके अंदर सुरक्षित हो जाते हैं, और सुरक्षित होकर किसका निर्माण कर लेते हैं, एस्कोकार्प का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा एस्कस के अंदर, तो जो द्विकेंद्रक है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो एस्कस बीजाणु बनते हैं। और जब एस्कस फट जाता है तो ये एस्कस बीजाणु जो होते हैं वो एस्कस से मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त होकर क्या करते हैं, नए कवक जाल को जन्म देते हैं। वापस देखते हैं, 2 कवक तंतु पास पास आ जाते हैं, प्लाज्मोगैमी हो रहा है, द्विकेंद्र की अवस्था आ जाती है, एक ही तंतु के अंदर 2 केंद्रक होते हैं, वृद्धि करके एक थैलीनुमा संरचना बना लेती है, और थैलीनुमा संरचना के अंदर जो है वो केंद्रक चले जाते हैं, और इसे हम क्या कह देते हैं, एस्कस कह देते हैं। एस्कस जो होते हैं उसके अंदर सब कुछ तंतु सुरक्षित होते हैं, एस्कोकार्प कह देते हैं, एस्कोकार्प का निर्माण कर देते हैं। फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन से एस्कस बीजाणु बनते हैं, और जब एस्कस फटता है तो ये बीजाणु मुक्त होते हैं, और नए एस्कस को क्या करते हैं, नए एस्कोमाइसिटीज़ जो कवक है उसके कवक जाल को जन्म देते हैं। चित्र की सहायता से समझते हैं हम। देखिए यहाँ पर 2 कवक तंतु है, पास पास आ रहे हैं। ये क्रिया प्लाज्मोगैमी कहलाती है।
प्लाज्मोगैमी के अंदर होने पर द्विकेंद्र की अवस्था आ जाती है। एक ही कोशिका में दो केंद्रक आपको दिखाई दे रहे होंगे। द्विकेंद्र की अवस्था आ जाती है। अब थैलेनुमा संरचना बनती है। इस थैलेनुमा संरचना जो होती है इसको एक्सोजीनस कवक तंतु कहते हैं। इस थैलेनुमा संरचना के अंदर दोनों केंद्रक जाके संलयित हो जाते हैं। इसे केंद्रक संलयन कहते हैं। अब इसके चारों तरफ किसका निर्माण हो जाता है, जिसमें सारे कवक तंतु सुरक्षित रहते हैं? एस्कोकार्प का निर्माण हो जाता है। फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो 4 एस्कस बीजाणु इसके अंदर बन रहे हैं। फिर एस्कस जो है वो फट गया, तो चारों एस्कस बीजाणु क्या हो गए, मुक्त हो गए। और ये मुक्त होकर जो है इन्होंने अंकुरण किया और अंकुरित होकर क्या करा, नए कवक जाल को जन्म दिया। तो इस प्रकार जो है एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है। उदाहरण क्या हैं अब एस्कोमाइसिटीज़ के? एक तो यीस्ट है जो कि एक कोशिकीय कवक है, बाकी सब बहुकोशिकीय होती हैं जैसे पेनिसिलियम है, ठीक है, और एस्परजिलस है, क्लेविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा, ये सब है। इनमें से जो न्यूरोस्पोरा कवक जो है वो कैसी है, वो जैव रासायनिक और आनुवांशिक प्रयोगों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और इसे क्या कह देते हैं हम, पादप जगत का ड्रोसोफिला, क्योंकि इस पर आनुवांशिकी के प्रयोग हुए हैं। वीडल टैटम ने एक जीन एक एंजाइम संकल्पना जो दी थी इस पर, ठीक है, और इसके अलावा इसी के मॉरिल और टफल जो होते हैं जिनका प्रयोग जो है वो खाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है, भोजन के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है, मॉरिल और टफल का प्रयोग, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमने एस्कोमाइसिटीज़ के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बेसिडियोमाइसिटीज़। बेसिडियोमाइसिटीज़ जो है इसको हम क्लब फंजाई भी कहते हैं, ठीक है। कैसा होता है इसका कवक जाल? इनका भी कवक जाल जो होता है वो कैसा होता है, शाखित और पट्टीयुक्त होता है। इनका जो कवक जाल होता है वो भी कैसा होता है, शाखित और पट्टीयुक्त होता है, ठीक है। और ये मदा में जो है तो कवक जाल जो होते हैं वो इनके भी कैसे होते हैं, शाखित और पट्टीयुक्त होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर लगती हैं, तो ये मदा के लट्ठे हैं, वृक्षों के ठूंठ हैं, उन पर लगती हैं। इसके अलावा कुछ पादपों के अंदर ये परजीवी रूप से भी पाए जाते हैं और इनका जो पट होता है उस पर विशेष प्रकार के जो है वो ढोल छिद्र पट जो है वो पाए जाते हैं। वापस से रिपीट कर लेते हैं। एक तो इनका पटजाल शाखित होता है और पटयुक्त होता है। जो पट होते हैं उन पर ढोल छिद्री पट इनके अंदर पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के होते हैं वो। इसके अलावा ये मिलते कहाँ कहाँ हैं, तो ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, लट्ठे और वृक्षों के ठूठों पर, तथा कुछ पादपों में ये परजीवी रूप से भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की। तो इनके अंदर अलैंगिक जनन के लिए जो है वो अलैंगिक जनन में इनके अंदर बीजाणु जो है वो नहीं बनते हैं, ठीक है। और कायिक जनन जरूर होता है लेकिन इनके अंदर, और वो कायिक जनन किसके द्वारा होता है, खंडन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। इनके अंदर कायिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, खंडन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। यानी इनका शरीर जब खंडों में विभक्त हो जाता है तो प्रत्येक अंकुरित होकर नए कवक जाल को जन्म देता है। तो इस प्रकार में खंडन की प्रक्रिया द्वारा कायिक जनन देखने को मिलता है, लेकिन अलैंगिक जनन के लिए इसके अंदर कोई बीजाणु विकसित नहीं होते हैं। अब बात करते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के लिए इसमें कोई लैंगिक अंग नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जो है विभिन्न जो जीनोटाइप है उसमें विभेद की कायिक कोशिका एक दूसरे के पास पास आती है, वही जैसे हम उसे प्लाज्मोगैमी कहते हैं। और कवक तंतु के शीर्ष जो होते हैं वो संयुक्त हो जाते हैं। और कौन सी अवस्था जाती है, द्विकेंद्र की अवस्था जाती है। द्विकेंद्र की अवस्था में क्या होता है, इनमें क्लम्प कनेक्शन होता है, ठीक है। क्लम्प कनेक्शन के कारण कवक तंतु की अन्य कोशिका के अंदर जो है वो द्विकेंद्र की हो जाती है, इधर से उधर चला जाता है तो द्विकेंद्र की हो जाती है। प्रत्येक कोशिका की जो संरचना होती है वो कैसी हो जाती है, मुद्राकार हो जाती है। और मुक्त देते हैं। इनमें बेसिडियम बीजाणु जो है वो कैसे होते हैं, बहिर्जात। अगर हम बात करें एस्कस बीजाणु तो वो अंतर्जात वृद्धि होती है, इनकी वृद्धि कैसी होती है, बहिर्जात वृद्धि होती है, ठीक है। वापस रिपीट कर लेते हैं कि दो जो होते हैं तंतु पास पास जाते हैं, प्लाज्मोगैमी कहते हैं, दोनों संयुक्त हो जाते हैं, उनके अंदर दोनों केंद्रक चले आते हैं। फिर लेकिन इसके अंदर विशेषता होती है क्लम्प कनेक्शन की। तो उस क्लम्प कनेक्शन के कारण एक कवक तंतु से अन्य के अंदर दो केंद्र की अवस्था हो जाती है, फिर वो मुद्राकार से हो जाती हैं, ठीक है। कवक तंतु मुद्राकार होते हैं तब हम उसे क्या कह देते हैं, बेसिडियम। बेसिडियम के अंदर अब केंद्रकों का संलयन हो जाता है।
संलयन होने पर फिर उनमें अधिसूत्री विभाजन से 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं और वो 4 बेसिडियम बीजाणु जो होते हैं वो आसपास उनके कवक जाल क्या कर लेता है, वृद्धि कर लेता है बेसिडियम बीजाणु के। उसे हम क्या कह देते हैं, बेसिडियोकार्प या फलन काय कह देते हैं। और बेसिडियोकार्प से बेसिडियम बीजाणु जो होते हैं मुक्त होकर नए कवक जाल को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। और बेसिडियम बीजाणुओं की जो उत्पत्ति होती है वो कैसी होती है, बहिर्जात होती है। कैसी होती है, बहिर्जात। अब अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो अगेरिकस जो मशरूम आप सब जानते ही होंगे, ऑस्टिलेगो और पक्सीनिया, ठीक है। पक्सीनिया जो होती है वो किट फंगस भी है जो कि किट रोग उत्पन्न कर देती है, ठीक है, गेहूँ वगैरह के अंदर। अब हम इसे चित्र की सहायता से समझते हैं। देखिए 2 कवक तंतु पास पास आ गए, पास पास आने को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों में द्विकेंद्र की अवस्था आती है। अब क्लम्प कनेक्शन है, दिख रहा है क्लम्प कनेक्शन, इससे दूसरी कोशिका में द्विकेंद्र की हो जाती है, ठीक है। फिर उसमें मुग्दराकार हो जाते हैं, देखो बेसिडियम संरचना बनती है, मुग्दराकार संरचना बनती है जिसे हम क्या कह देते हैं, बेसिडियम कहते हैं। अब केंद्रक कहाँ चले जाते हैं, इनके अंदर। केंद्रकों का क्या हो गया, संलयन, संलयन होकर क्या बन गया, द्विगुणित केंद्रक। अब इनमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होने से क्या बनेंगे, बेसिडियम बीजाणु। लेकिन बेसिडियम बीजाणु आप देखिए चित्र के अंदर बहिर्जात बन रहे हैं, मतलब मुग्दराकार जो संरचना है उसके बाहर की ओर बन रहे हैं। और जो है बेसिडियम कार्प, आसपास का कवक जाल विकसित होकर बेसिडियम कार्प बनाएगा। और जो है ये जब बेसिडियम कार्प जो है वो अपघटित होगा तो देखो बीजाणु क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और ये अंकुरित होकर नए कवक जाल को जन्म दे रहे हैं। तो इस प्रकार हमने बेसिडियम माइसिटीज़ के बारे में भी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज़। देखो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ जो है इस कवक को हम अपूर्ण कवक कहते हैं, इसलिए कहते हैं तो इनके अंदर जो है लैंगिक जनन जो होता है या तो अनुपस्थित होता है या फिर इसको अभी तक खोजा नहीं गया। और यदि जो है लैंगिक जनन यदि खोज लिया जाता है तो खोजने के आधार पर इसे किसी अन्य वर्ग के अंदर जो है वो वर्गीकृत कर दिया जाता है, किसी उचित वर्ग में वर्गीकृत कर दिया जाता है, वो चाहे एस्कोमाइसिटीज़ हो चाहे वो बेसिडियोमाइसिटीज़ हो, ठीक है। कवक जाल जो होता है इनका वो कैसा होता है, पटयुक्त और शाखित कवक जाल होता है। कैसा होता है, पटयुक्त और शाखित। अब अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन में किसके द्वारा होता है, कॉनिडिया के द्वारा होता है। कैसा होता है, कॉनिडिया के द्वारा। और इनमें जो भोजन पोषण की प्रक्रिया जो होती है वो या तो मृतोपजीवी पोषण पाया जाता है या फिर ये परजीवी रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। अधिकांश जो होते हैं वो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और अपघटित होकर खनिज पुनः जो है चक्रण उसमें मदद भी करते हैं। मैंने आपको बताया था अपघटित होते हैं और अपघटन की प्रक्रिया करते हैं कुछ कवक, ये भी अपघटन की प्रक्रिया करते हैं और जटिल पदार्थों को सरल उसमें बदलकर वातावरण में पुनः उपलब्ध करा देते हैं। तो इस प्रकार खनिजों के पुनश्चक्रण में भी ये क्या करता है, मदद करता है। उदाहरण की बात करें तो ट्राइकोडर्मा, ऑल्टरनेरिया और कॉलीट्यूकस, ठीक है। ये सभी ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल है। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को अपूर्ण कवक कहा गया है क्योंकि इनमें लैंगिक जनन नहीं होता और जब इनके सदस्यों में लैंगिक जनन खोज लिया जाता है तो इसे उसी अकॉर्डिंग समूह अलग वर्ग के अंदर जो है इसे वर्गीकृत कर दिया जाता है। इनमें कवक जाल जो होता है वो शाखित पटयुक्त होता है। अगर अलैंगिक जनन की बात करूँ तो कॉनिडिया के द्वारा होता है। ये मृतोपजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, अपघटक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। और उदाहरण जो है वो ट्राइकोडर्मा, ऑल्टरनेरिया और कॉलीट्राइकम। इस प्रकार हमने कवक जो है उस जगत को भी क्या कर लिया है, पूर्ण कर लिया है। अब हम अगले वीडियो के अंदर अगले जगतों के बारे में अध्ययन करेंगे।